सदन में उपस्थित मेरे सभी वरिष्ठ दास साहब जी, डॉक्टर सत्यजीत साहू जी, साथी संदेश के मुख्य प्रबंध संपादक मेला बनर्जी जी, युवा पहल के संचालक डॉक्टर राजीव साहब जी और युवाओं को सबसे ज़्यादा प्रेरणा देने वाले डॉक्टर विभास झा जी, मैं सबका हृदय की गहराई से स्वागत करता हूं। और मैं बहुत ज़्यादा लंबा समय आपका नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा प्रभावित तो राजीव साहब से हूं, क्योंकि एक समय में मैं भी यही काम किया करता था और मैंने निःशुल्क पढ़ा के मध्य प्रदेश में 11 एसपी बनाए और इसका मैंने कहीं प्रचार नहीं किया। मैं आत्ममुग्ध नहीं हो रहा हूं, लेकिन युवाएं जो हमारे बीच में हैं, शायद वो मेरी स्टोरी सुन करके उनको कुछ प्रभाव जीवन में हो, तो मैं संक्षिप्त में अपनी बात बता देता हूं। मैं एक किसान पुत्र हूं। हमारे पास में 2 हाफ पैंट कभी नहीं होते थे। शनिवार के दिन हम धोते थे स्कूल की ड्रेस को, और जब तक वो सूख न जाए तब तक एक तौलिया लपेट के 2 दिन काटते थे। फिर सोमवार आता था, फिर स्कूल जाना है, तो फिर उसको पुरानी वाली कोयले वाली आयरन से ठीक ठाक करके फिर स्कूल। साइकिल तो होती ही नहीं थी, यानी आर्थिक अभाव हमारे पास भी था। उस आर्थिक अभाव में हमने पढ़ा। तो बेसिकली मैं साइंस का छात्र था। मैं बिलासपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में था, तो मुझे वो इंजीनियरिंग रास नहीं आई। तो घर वालों ने पकड़ के बोला कि चलो तुम अब बीएससी करो। तो 1 साल हमने बीएससी में भी गवाया, वो भी रास नहीं आया, कंपार्टमेंट लग गया फिजिक्स में। तो घर वालों ने फिर कान पकड़ा, बोले तुम कुछ नहीं कर सकते, कॉमर्स पढ़ो। उसमें मैं गोल्ड मेडल लिया एमपी में। उसके बाद में मैंने पीएससी दिया। मैं पीएससी में सिलेक्ट हुआ डिप्टी कलेक्टर। आज मैं कहीं आईएएस होता, लेकिन मैंने उसको भी लात मारा। मैं बोला हमको पढ़ाना है, हमको पढ़ाना है। तो उसी टाइम पर मेरे 2 इंटरव्यू थे, एक दुर्गा कॉलेज रायपुर में था और एक जबलपुर में पीओ का था। तो पैसे नहीं थे जबलपुर जाने के लिए, तो हम बिलासपुर से रायपुर आ गए। दुर्गा कॉलेज में भादुड़ी साहब थे, एसके भादुड़ी साहब, सीनियर भादुड़ी साहब। तो वो मेरा इंटरव्यू लिए उन्होंने, उनके साथ में और भी टीम में सीके भादुड़ी साहब, एसके भादुड़ी साहब, दास गुप्ता जी, शिवराम दास गुप्ता जी। तो मैं एकदम यंग था, तो बोले कि यहाँ कॉमर्स पढ़ाना है कॉलेज में। तो मेरी उम्र मुश्किल से 23 साल की थी। तो बोले दुर्गा कॉलेज है मौदापारा एरिया में, यहाँ बहुत बदमाश लोग रहते हैं, तुम पढ़ाओगे कैसे, तुम्हारी क्लास तो कोई अटेंड ही नहीं कर पाएगा। तो हमने भादुड़ी साहब को एक ही जवाब दिया कि हमने बोले साहब हमारी क्लास में कोई भी बदमाशी नहीं कर पाएगा, चाहे वो कितना भी बड़ा बदमाश हो, वो हमारी क्लास में बदमाशी नहीं करेगा। 23 साल की थी, मैं जस्ट एमकॉम पास किया था और गोल्ड मेडल था, इसलिए मेरे को। और दूसरी बात हमने उनको बोली कि यदि किसी ने बदमाशी की तो उसको हम अपने स्तर पे ठीक कर देंगे, आप तक कंप्लेंट नहीं आएगी। ये 93 की। 91 में मैं पीएससी सेलेक्ट हुआ। जस्ट एमकॉम करते करते हमने पीएससी दिया। उसके बाद में इंदौर का इंटरव्यू दिए, सिलेक्शन भी हुआ, लेकिन हमारा तो एक ही लक्ष्य था, पढ़ाना है। हम बोले हटाओ इसको, क्या करना है नौकरी करके। दुर्गा कॉलेज में सिलेक्शन हो गया, हमको सर ने हमारा सिलेक्शन भी कर दिया। हम क्लास भी लेने चले गए। दूसरे दिन से हमको कोई प्रोफेसर ही मानने तैयार नहीं था। उसी बीच में एक नया कॉलेज उन्होंने, उसी सोसाइटी ने, दुर्गा एजुकेशन सोसाइटी ने विवेकानंद इंग्लिश मीडियम कॉलेज को स्टार्ट किया। तो वहाँ हमारे पहले प्रिंसिपल जो यहाँ के वाइस चांसलर रहे हैं, आचार्य राम कुमार पांडे, जो अब नहीं रहे हमारे गुरुदेव, वो हमारे फर्स्ट प्रिंसिपल रहे। उसके साथ बाद में हम इन्होंने जिक्र किया कि रणवीर सिंह शास्त्री जी, जिनके साथ में मेरा खूब मतलब लंबा समय गुजरा,
शास्त्री जी के सानिध्य में हमने खूब सीखा पढ़ना, और मैं बहुत क्रांतिकारी रहा अपने जीवन में, इतना क्रांतिकारी रहा कि अभी भी संघर्ष ही कर रहा हूँ। मैं शायद पहला व्यक्ति हूँ कि जो दुर्गा एजुकेशन सोसाइटी के विरुद्ध में सीधे हड़ताल ही कर दिया वहाँ पर। हाँ, वहीं काम कर रहा था। बात ये थी कि हमने विवेकानंद कॉलेज को स्टार्ट किया। मेरा एक साथी प्रोफेसर था के वर्मा करके, मैं था और पांडे जी थे। हम दो ही मिलके पूरा कॉमर्स पढ़ाते थे, सारे सब्जेक्ट हम ही को पढ़ाना पड़ता था, टॉप टू बॉटम। और मेरा नेचर शुरू से ऐसा रहा है कि कबीर चला बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जो घर फूके अपना चल हमारे साथ। मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट हुआ कि वहाँ तनख्वाह बहुत कम देते थे विवेकानंद कॉलेज में, तो मैं शास्त्री जी के विरुद्ध खड़ा हो गया। मैं हड़ताल कर दिया। शास्त्री जी ने कहा कि मैं दुर्गा कॉलेज का प्रिंसिपल रहा हूँ, मेरे से कोई उलझा नहीं है आज तक। मैं बोला आपसे वो लोग नहीं उलझे जो आपसे खौफ खाते थे, मैं आपसे ही उलझूंगा। यदि आप टीचर को प्रॉपर तनख्वाह नहीं दिला पाए, आप 1200, 1300, 1400 रुपये दे रहे हैं, तो इसमें कहते हैं कि 4-4, 5-5 क्लास लो, तो ऐसा नहीं होगा। स्ट्राइक हो गई, सर तालाबंदी कर दिए, घर चले गए। मैं साइकिल चलाता था, मैं साइकिल लेके उनके घर गया। मैं बोला आप कैसे कायर आदमी हैं, अपने आप को रणवीर सिंह शास्त्री बोलते हैं, और कॉलेज में स्टूडेंट की हड़ताल और टीचर की हड़ताल से आप घर बैठ गए। आप चाबी मुझे दीजिए, मैं खोलूँगा कॉलेज को। बोले मेरे घर में आज तक आकर के इतनी बदतमीजी किसी ने नहीं किया है। मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ सर आपसे। आप इतने सीनियर आदमी हैं, दुर्गा कॉलेज के इतने लंबे समय तक प्रिंसिपल रहे हैं, आपने कितने राजनेता निकाल दिए, कितने प्रेसिडेंट निकाल दिए, और आप चंद हड़ताल से आप ताला बंद करके घर में बैठ गए। आप फेस क्यों नहीं करना चाहते? बोले तुम करोगे फेस? मेरा हाँ, हम करेंगे फेस। मनिंदर सिंह गिल वहाँ प्रेसिडेंट हुआ करता था, उसने मुझे कुर्सी फेंक के भी मारा था, मुझे सब याद है। मैं संक्षिप्त बताया। फिर शास्त्री जी ने चाबी दी, हमने सब ठीक ठाक कर दी, लड़कों को भी पढ़ाई लिखाई शुरू हुई। मैं 99 तक वहाँ पढ़ाया, 1 साल दुर्गा कॉलेज में पढ़ाया, और फिर वहाँ से भी फिर सोसाइटी से झगड़ा हुआ हमारा किसी बात को लेकर के। तो मैं फिर डागा गर्ल्स कॉलेज को ज्वाइन किया। डागा गर्ल्स कॉलेज में 2003 में फिर हड़ताल हो गई, वहाँ भी वही तनख्वाह का रोना। मैं बोला आप इतना शोषण करते क्यों हैं? भाई फीस है, स्टूडेंट आ रहे हैं, टीचर को इतना तो दीजिए कि कम से कम 2 टाइम का भोजन करके अच्छा कपड़ा पहन के स्टूडेंट के सामने आ सके। आप तो एजुकेशन सिस्टम का आप चाहते हैं कि बहुत अच्छा एजुकेशन मिले, बहुत बढ़िया एजुकेशन मिले, लेक्चर बहुत अच्छा हो, हायर लेवल का। वो घर से ही भूखा आएगा, पढ़ाएगा क्या? वो घर से ही भूखा आएगा, उसके दिमाग में तो घर की सब्जी का टेंशन है, तुमको क्या पढ़ाएगा? तो वहाँ बोले यार तुम नेतागिरी करने आ गए यहाँ पर। मैं ये बात नेतागिरी की नहीं है, आप कॉलेज कोड में इंटरव्यू नहीं कराया, कोई प्रोफेसर आपका रेगुलर नहीं है, आप यूजीसी की ग्रांट ले रहे हैं, अपना फंड भर रहे हैं, मैनेजमेंट बैठ के पैसा खा रही है, इतना बर्दाश्त तो हम नहीं करेंगे। वहाँ सब बड़े बड़े लोग थे। लंबी हड़ताल हो गई, हमको टर्मिनेट कर दिया गया, लेकिन लड़े हम, फाइट किए, खूब फाइट किए। फिर हमने गवर्नमेंट से लिखा पढ़ी की, ग्रांट लाई गवर्नमेंट से। आज सबकी तनख्वाह 80-80 हज़ार रुपये है, 1-1 लाख रुपए है, और मैं बाहर हूँ, मुझे सस्पेंड कर दिया गया। मैं अभी भी कोर्ट में लड़ रहा हूँ मैनेजमेंट के विरुद्ध में। मेरा टर्निंग पॉइंट जो इतनी बताने का मतलब कि मेरा हमेशा हर जगह झगड़ा हुआ है। मैं दुर्गा कॉलेज में एग्ज़ाम ले रहा था, एक लड़का बिना चप्पल के एग्ज़ाम देने आया। मैं राउंड लगाया तो मैं देखा कि इसके पैर में चप्पल नहीं है, और गर्मी का दिन है, शबील है। तो मैं एग्ज़ाम से बाहर निकला, उसको पहले पकड़ा कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहने हो? तो बोले मेरे घर में एक ही जोड़ी चप्पल है, आज मेरे पिताजी किसी काम से भिलाई चले गए हैं चप्पल पहन करके, और बोले एग्जाम है। तो
आप लोग को याद होगा मालवीय रोड पर पहले कोरोना बाटा की दुकान होती थी, पहले कोरोना कंपनी भी चलती थी कोरोना करके। तो मैं उसको लड़के को बहुत समझाया कि मैं भी यंग था, मेरी भी कोई शादी ब्याह तो हुई नहीं थी, मैं उसको बहुत समझाया कि चलो तुमको एक जोड़ी चप्पल मैं दिला देता हूँ, तो वो नहीं माना। नहीं माना तो मैंने बोला कि तुम मुझे अपना बड़ा भाई मान लो, बड़ा भाई मान के चलो, ठीक है, स्टूडेंट नहीं मान तो बड़ा भाई मानो। तो मैं उसको जैसे तैसे गया और उसको एक जोड़ी चप्पल दिलाया, और मैं घर में जाके मेरे आंखों में आंसू आए कि देश में इतनी दुर्दशा है कि रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति बच्चे को कॉलेज में पढ़ाना चाहता है, उसके पास में 2 जोड़ी चप्पल नहीं है, एक वो खुद पहनता है, एक जब वो कहीं बाहर जाता है तो वो पहन के आता है क्या। फिर उसी दिन से मैं जानता है, मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाना चालू किया घर पे अपने। मेरे घर पे ही दाल चावल सब्जी बनती थी, बच्चे पढ़ते थे, खाना खाते थे, वहीं से एग्ज़ाम देने जाते थे। जब तक मेरा विवाह नहीं हुआ तब तक मेरी ये सतत प्रक्रिया रही। शहर के जाने माने नेता जो हैं विकास उपाध्याय जी, वो भी हमारी चरणों से पढ़ के आगे बढ़े हुए लोग हैं। हमने उनको पास कराया है एमकॉम, लेकिन हमने कभी उनके पास गए नहीं, ऐसे हमारी हिस्ट्री रही। फिर मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाना शुरू किया, गरीब बच्चों को पकड़ करके एग्ज़ाम दिलाना शुरू किया, उनके जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, तो फिर मैं ट्यूशन चालू किया उनकी फ़ीस भरने, किसी की ड्रेस भरने के लिए। इस बीच में एक और वाकया हो गया छोटा सा। ये आकाशवाणी चौक पर एक महाकाली का मंदिर है, आप सभी जानते होंगे शहर के लोग। इस मंदिर के जो मेन पुजारी थे उनकी डेथ हो गई। मेरा मंदिर से कहीं दूर दूर तक वास्ता नहीं था। मैं दुर्गा कॉलेज में क्लास ले रहा था तो एक सज्जन आए हमारे पास में, बोले वहाँ पंडित जी की डेथ हो गई, वो उनके रिलेटिव थे, और बोले लोगों ने मंदिर कब्जा कर लिया है। तो मैं बोला लोगों ने मंदिर कब्जा कर लिया तो हमारा उससे क्या लेना देना है। तो बोले नहीं, लेना देना है, उसके बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं और अब उनके पास में खाने पीने ठीक नहीं है, व्यवस्था नहीं है, और वो लोग ट्रस्ट बना रहे हैं। बोले ठीक है। तो मतलब मैं क्या कर सकता हूँ। तो बोले वो ब्राह्मण आदमी है और हमारे दूर के रिलेटिव हैं, इसलिए आप इस नाते उनको थोड़ा मदद करो। तो ठीक है, हम लोग चलते हैं। तो उनके पास लूना थी, उन्होंने हमको बैठाल के ले गया। तो हम उनके घर गए तो घर वो कवेलू वाला था, और वहाँ देखे तो कोई 2.5 साल का, कोई 3 साल का, बैठने की कुर्सी नहीं, झोपड़ी में रहते थे। हम लोग यार बड़ा गजब आदमी था, मतलब ये तो हमसे भी ऊंचा आदमी निकला कि घर में बैठने की कुर्सी नहीं है, बनाया इतना बड़ा मंदिर है काली मंदिर, चाहता तो अपने घर में 2 कुर्सी ला सकता था। तो चेंजेस हुआ। फिर तो हम गए, तो हमने फिर जबलपुर 8 साल हाई कोर्ट लड़ा उसी बीच में, और लड़ा शहर के नेता से, तरुण चटर्जी से, उन्होंने वहाँ की वो बनाई थी। तो खूब हमारा झंझट हुआ, लेकिन अंतोदगत्वा हमने बोले कि आप कोर्ट से हमको हरा दो, तो हमारा उसमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हम जबलपुर कोर्ट जीते, और रेवेन्यू कोर्ट आपके नॉलेज में होगा कि ग्वालियर में था पहले, ओल्ड एमपी का, फिर रेवेन्यू कोर्ट ग्वालियर गए। नहीं, हाँ, ये साथों साथ ही चल रहा था, सारे संघर्ष साथ ही साथ चल रहे थे। तो फिर 2097 में हमने जो है ट्रस्ट को फाइनल किया। तब से मैं वहाँ का फाउंडर सेक्रेटरी हूँ, और कॉलेज में तो अब मैं हूँ नहीं, अभी मेरा केस हाई कोर्ट में चल रहा है। इस बीच में मैंने नागपुर से पीएचडी की, नागपुर यूनिवर्सिटी से, वहीं से एमफिल किया। शिक्षा के प्रति मेरा लगाव था, और मैंने एक बुक भी लिखी थी अकाउंटेंसी की पार्टनरशिप पर, जो राजस्थान में चलती थी उस ज़माने में। उसके बाद में मैं टोटल आध्यात्मिक लाइन में आ गया। अभी एजुकेशन से मेरा बहुत ज़्यादा नाता तो नहीं है, लेकिन मैं बच्चों को यही कहना चाहता हूँ कि आप हार कभी मत मानो, दुनिया में असंभव कुछ नहीं है। आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति जो है वो आपको किसी भी मुकाम पे ले जा सकती है। आप ये मत सोचिए परिस्थिति में कि आज मेरे पास में ये नहीं है, आज मेरे पास में वो नहीं है, मैं कमज़ोर हूँ। हमारे समय में जब हम लोग पीएचडी किए तब तो सिवाय अखबार के कुछ होता नहीं था, मोबाइल नहीं था, कोई बड़ी व्यवस्थाएं नहीं थी, सोशल मीडिया नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था। जो कुछ है वो अखबार, जिसे हर कोई एक बार देख लेना चाहता है, इसका नाम ही अखबार है।
अखबार किसे कहते हैं? जिसे हर कोई एक बार देख लेना चाहे। जब तक आदमी अपनी आंखों से एक बार न देख ले तब तक उसको चैन नहीं पड़ता। तो युवाओं, आपके हाथ में ही भारत की बागडोर है और आप कमज़ोर मत रहिए, संघर्षशील रहिए, अभी भी लड़िए, लड़ते रहिए, समाचार पत्र पढ़ते रहिए। समाचार में सभी कॉलम्स हैं, आपके जनरल नॉलेज है, स्पोर्ट्स है, इकोनॉमिक्स है, सारी चीज़ें हैं, उसमें सब कुछ आता है। ख़ास तौर पे संपादकीय तो ज़रूर पढ़िए, उसमें क्रीम बातें होती हैं, हायर लेवल की बातें होती हैं, तो आप उसको ज़रूर पढ़ते जाइए, पढ़ने की आदत डालिए, खूब पढ़िए। मैं विभा शास्त्र से एक निवेदन करूंगा कि इसके पहले वाली जो सरकार है वो हिस्ट्री में एक गलती कर रही थी कि राम वन गमन पथ जो बना रही थी उसमें उन्होंने एक गलती ये की कि उसमें छत्तीसगढ़ को ही कवर किया है। जबकि आप पूरा रामायण का अध्ययन करेंगे, वाल्मीकि रामायण पढ़ें या रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी का पढ़ें, तो हमारा जो दंडकारण्य है वो चित्रकूट के सतना से स्टार्ट होकर के नासिक की पंचवटी तक जाता है। तो राम वन गमन पथ जो है, जो छत्तीसगढ़ में ही कंट्रोल किया गया है, वो गलत है। वो जाना चाहिए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के रामटेक तक, क्योंकि उस जगह का नाम ही रामटेक इसलिए है, ये हिस्ट्री की बात है कि टेक यानी प्रतिज्ञा। राम ने प्रतिज्ञा कहाँ की कि मैं राक्षसों का संहार करूंगा, तो उसको उसमें शामिल नहीं किया गया है। तो इससे हमारे बच्चों का जो ज्ञान है हिस्टोरिकल, वो कमजोर हो रहा है, सीमट। जबकि उनको आप छत्तीसगढ़ स्टेट को इसका ये, अभी तो बेसिक हिस्ट्री की शुरुआत बिल्कुल गलत है। हमें तो यही गलत पढ़ाया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ क्यों है। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस पर गहन अध्ययन कीजिए कि छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़, सामान्य लोक भाषा में ये कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ इसीलिए कि यहाँ 36 किले थे, है ना, जबकि ये टोटल गलत है। आप उसकी बेसिक हिस्ट्री में जाइए, त्रेता युग से अगस्त मुनि से जाइए कि छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ क्यों है। जब नागपुर के राजा ने, भोसले ने बंगाल पे चढ़ाई की कि मुझे बंगाल को जीतना है उस जमाने में, तो उन्होंने रामटेक से ही प्रतिज्ञा ली, वहाँ के ऋषि मुनियों से। तो उन्होंने कहा कि आप कभी भी बंगाल नहीं जीत सकते, क्योंकि आपके पास शस्त्र है लेकिन शास्त्र नहीं है। आपको जीतने के लिए शस्त्र और शास्त्र दोनों की जरूरत है। मैं अपने 36 साधुओं को आपके पास देता हूं जो युद्ध भी करेंगे और साथ में शास्त्र का ज्ञान भी आपको देंगे। आप बंगाल जीत के आइए। उन्होंने प्रण किया कि बंगाल से जो भी खजाना मिलेगा उसका 1/4 हिस्सा भगवान राम को अर्पित कर दिया जाएगा। जो रामटेक में राम मंदिर है वहाँ आज भी SDM ड्यूटी में है, सलामी देने के लिए, खजाने की रक्षा करने के लिए। आप इसको पता करिए। जब 36 साधु वापस आ गए तो राजा ने कहा कि इन्हें इनाम क्या दिया जाए। तो बोले साधु बैरागी, इनको इनाम की जरूरत क्या है, आपको मदद के लिए दिया गया था। तो बोले नहीं, एक एक रियासत इनको दी जाती है। 36 रियासत जब दी गई तो छत्तीसगढ़ हुआ। 36 रियासत वो बैरागियों की है। आप कहीं कहीं देखेंगे बहुत सारे बैरागी रियासत के अधिकारी हैं, कोई वैष्णव है, कोई बैरागी है, आप जाएंगे तो इसका नामकरण वो 36 बैरागियों के आधार पर है। फिर वो लोग क्या किए, किसी को मुखिया बना दिया, आपको मुखिया, आपको मुखिया, कि बोले हम तो साधु बैरागी, हम कहाँ राजकरण करते रहेंगे। उनने किसी को दे दिया, हैंड ओवर कर दिया। आप देखो झा साहब, हम तो साधु बैरागी है, अब आपने दे दिया हमको इनाम में राजा ने, तो अब हम, लेकिन हम थोड़ी करेंगे। तो इसका जो हिस्ट्री है, ये हिस्ट्री प्रॉपर होनी चाहिए। हमारा निवेदन ये है, क्योंकि हमारे बच्चे भी सही हिस्ट्री को जाने और समाज में एक प्रॉपर मैसेज जाए। अब रहा सवाल
इसका साथी संदेश का तो हम हृदय की गहराई से मलय बाबू को आशीर्वाद भी देते हैं, शुभकामनाएं भी देते हैं कि आप खूब पढ़ो, खूब बढ़ो, अपने साथी संदेश की गरिमा को बनाए रखो। बच्चों के लिए जो कंटेंट्स जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं के होते हैं, जनरल नॉलेज के होते हैं, स्पोर्ट्स के होते हैं, मैथ्स के होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बहुत बड़ा विषय है, तो आप सभी में उसको करिए। और हम लोगों का जहाँ जहाँ सहयोग लगता है, डॉक्टर साहब हैं मेडिकल साइंस में, हम लोग हैं कुछ कॉमर्स इकोनॉमिक्स में बताने के लिए, जहाँ साहब है किताब ही लिखे हुए हैं, तो हम उसको आपको निश्चित रूप से मदद करेंगे। ये हमारी बात हो गई आपके लिए। और युवा पहल के लिए ये बात है कि यदि किसी स्टूडेंट जो आपके पास बाहर से आते हैं और उनको रहने और खाने की यदि कोई समस्या है, तो आप तत्काल मेरे पास भेजिए, हम दोनों का प्रबंध कर देंगे। है ना? हाँ, बहुत ज़्यादा तो बच्चों का नहीं, लेकिन एटलीस्ट 15 बच्चों के रहने की व्यवस्था और भोजन की व्यवस्था। लेकिन शर्त यह है कि उन्होंने पढ़ना चाहिए। शर्त एक ही है कि उन्होंने अध्ययन के लिए आए, अध्ययन करें। तो हम उनके 15 बच्चों की व्यवस्था रहने की प्लस उनके भोजन की, वो हम दोनों कर देंगे। और आप खूब पढ़ाइए, मेरी भी जहाँ ज़रूरत पड़ती मुझे भी बुलाइए। मेरा भी शौक़ रहा है पहले पढ़ने पढ़ाने का, और अभी तो मैं मंदिर का ही संचालन में लगा हुआ हूँ, तो लोग मुझे पंडित जी के नाम से जानते, तो वो भी अच्छा विषय है। वो भी आजकल बड़ा अच्छा काम हो गया है। समाज में कितने पाखंड है, आप देखिए ना, कितने साधु आ रहे हैं रोज़ टीवी पर, एक से एक महात्मा आ रहे हैं, एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल, है ना, बहुत सारे मतलब। लेकिन युवाओं, तुम इन पाखंड में फंसना नहीं, तुम सत्य को जानो, कर्म करो, जितनी मेहनत करोगे वो आपके लिए होगा, है ना। यदि आपको सत्य जानना है तो आप खुद अध्ययन करो, खुद महाभारत पढ़ो, खुद रामायण पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, स्मृति पढ़ो, पुराण पढ़ो। लिटरेचर की कमी कहाँ है? लिटरेचर की तो कहीं कमी नहीं है। इतना लिटरेचर भरा पड़ा है हिंदुस्तान में कि आदमी का जीवन खत्म हो जाएगा, लेकिन लिटरेचर खत्म नहीं हो सकता। तो आप उसको पढ़िए, वो क्या कह रहा है मंच से उसकी मत सुनिए, क्योंकि वो लोग सब अपनी अपनी कहानी सुना रहे हैं बड़े पंडाल लगा करके। उनकी बातों में कोई दम नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, है ना। तो आप उसमें उलझे मत रहिए, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, या कर लेंगे तो हमको प्रतियोगिता परीक्षा में पास हो जाएंगे, तो वो सब बेकार की बातें। आपको कर्म करना पड़ेगा, आपको अध्ययन करना पड़ेगा। विद्यार्थी विद्याधन अर्थी, यानी आज का विद्यार्थी कैसा है, जो विद्या की अर्थी निकाल दे। पहले होता था विद्यार्थी कि विद्या का अर्जन करने वाला व्यक्ति। विद्यार्थी की 2 मीनिंग होती थी कि नहीं, तो विद्या धन अर्थी, यानी विद्या। अब का स्टूडेंट तो विद्या की अर्थी ही निकालने में लगा हुआ है, वो पढ़ना ही नहीं चाहता, है ना। तो भैया अर्थी नहीं निकालना है, विद्या का अर्जन करना है अपने को, ठीक है। तो मैं ज़्यादा तो नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन इतना ही है कि अखबार के माध्यम से मलय बाबू भी खूब उन्नति करें, प्रगति करें, खूब तरक्की करें। हमारा सहयोग उनके लिए हमेशा है, और आपके लिए भी, आप जब भी हमें कॉल करेंगे हम आपके लिए उपलब्ध रहेंगे। इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और बाकी युवाओं को हमारे ओर से खूब सारी शुभकामनाएँ।